नमस्कार दोस्तों, रतन जीएस क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। दोस्तों, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग अर्थात बीपीएसएससी के द्वारा बिहार दरोगा पुलिस अवर निरीक्षक से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए गए हैं उसका हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का अवलोकन कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल अपडेटेड है। दोस्तों, इस सिलसिले में हम लोग पीटी और मेंस की जो परीक्षा करवाई गई है उसके क्वेश्चन बैंक का प्रिपरेशन हम लोग कर रहे हैं। और इसके तहत पुलिस अवर निरीक्षक अर्थात पुलिस सब इंस्पेक्टर, प्रवर्तन अवर निरीक्षक अर्थात इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर, उसके बाद में उत्पाद अवर निरीक्षक अर्थात एक्साइज सब इंस्पेक्टर से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम अभी तक करवाए गए हैं उनके क्वेश्चन पेपर को हम लोग देख रहे हैं। और इस सेक्शंस में आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं बिहार दरोगा पुलिस अवर निरीक्षक की जो मुख्य परीक्षा आयोजित करवाई गई थी 22/7/2018 ईस्वी को, जो कि विज्ञापन संख्या 1/2017 के तहत आयोजित करवाई गई थी। उसमें दो पेपर में एग्जाम हुआ था। पहला पेपर रहा था सामान्य हिंदी का, जो कि 100 प्रश्न से संबंधित था, और दूसरा सामान्य अध्ययन का पेपर था जिसमें कि 100 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए थे और 2 घंटे का समय निर्धारित किया गया था। सबसे पहले हम लोग एक बार इसके विषय सूची पर ध्यान दें। तो दोस्तों, इस सीरीज में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं जो 7वां सेट है, अर्थात इसके पहले हम लोग 6 सेट को कंप्लीट कर चुके हैं। अभी तक आप लोगों ने इस 6 सेट को नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर के वहां से आप लोग उसको देख सकते हैं और लाभान्वित हो सकते हैं। दोस्तों, बिहार दरोगा पुलिस अवर निरीक्षक अर्थात पुलिस सब इंस्पेक्टर की परीक्षा 22/7/2018 ईस्वी को मेंस की परीक्षा अर्थात मुख्य परीक्षा आयोजित करवाई गई थी। उसके सामान्य अध्ययन पेपर 2 का अध्ययन हम लोग करने वाले हैं। उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, बिना विलंब किए हुए डायरेक्ट हम लोग चलते हैं प्रश्न पत्र की ओर। तो इस तरीके से सेकंड पेपर अर्थात सामान्य अध्ययन से संबंधित पहला प्रश्न जो कह रहा है वो है दोस्तों, सुनहरा चावल किस रोग के बचाव में सहायक है। दोस्तों, सुनहरा चावल अर्थात जिसको कि हम लोग गोल्डन चावल भी कहा जाता है, वो जीरोप्थेल्मिया नामक बीमारी से बचाव में सहायक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, गोल्डन चावल या सुनहरा चावल में विटामिन ए जो है वो भरपूर मात्रा में पाया जाता है, और ये जो है दोस्तों वो विटामिन ए के अधिक स्रोत होने की वजह से ही जीरोप्थेल्मिया नामक बीमारी, जो कि आँख से संबंधित बीमारी है, उसके लिए जो है दोस्तों वो सहायक सिद्ध होता है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरे प्रश्न को, जो कि कह रहा है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी अर्थात ओजोन परत का संरक्षण से। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में, तो ये ओजोन परत की क्षरण करने वाली पदार्थों के बारे में अंतर्राष्ट्रीय संधि है, और यह संधि जो है वो 16 सितंबर 1987 ईस्वी को हुई थी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तीसरे नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है टाइफाइड या मियादी बुखार फैलता है। दोस्तों, टाइफाइड या मियादी बुखार जो है वो पानी खाद्य पदार्थ से फैलता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, हैजा, टाइफाइड या पीलिया जलजन्य रोग हैं, और टाइफाइड रोग का कारण साल्मोनेला टाइफी तथा हैजा का कारण बियोफ्रियो कोलोरी नामक जीवाणु होता है। दोस्तों, क्षय रोग की जांच जो है वो क्षय रोग की जांच को मैनटॉक्स परीक्षण कहा जाता है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं 4 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से स्वच्छ जल की मछलियाँ कौन सी है। दोस्तों, स्वच्छ जल में रहने वाली मछलियों की बात करें तो वो है दोस्तों रोहू और कतला, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रोहू और कतला। इसके अलावा बात करें दोस्तों तो रोहू कतला के अलावा भी सिल्वर फिश, उसके बाद कैट फिश तथा समुद्री घोड़ा वास्तविक रूप से मछली हैं। कुछ समुद्री जंतुओं के नाम मछलियों के नाम से मिलते जुलते हैं, परंतु ये मछलियाँ नहीं होते हैं, जैसे कि जेली फिश, स्टार फिश, हेग फिश इत्यादि। दोस्तों, मछलियों का हृदय जो है वो द्विबेसमी होता है। इस तरीके से आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 5वें नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है वानिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है। दोस्तों, वानिकी अनुसंधान संस्थान जो है वो देहरादून में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ और भी प्रमुख संस्थानों की बात करें तो इसमें दोस्तों शीतोष्ण वन अनुसंधान केंद्र जो है वो शिमला में है, और भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल में है, जबकि वर्षा वन अनुसंधान संस्थान जोरहाट असम में है, और वहीं बात करें भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण विभाग की तो वो कोलकाता में है।
दोस्तों केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है, जबकि भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में है। इसके साथ साथ बात करें केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान की, तो वो राजमुंदरी में है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है, निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में है? दोस्तों भारत में पड़ने वाली पर्वत चोटी की बात करें तो वो है दोस्तों कामेट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कामेट। दोस्तों बात करें कामेट के बारे में, तो कामेट नामक पहाड़ी जो है वो उत्तराखंड में अवस्थित है, जबकि ये आपको जानकारी होना चाहिए कि कामेट नामक पहाड़ी अमेरिका अर्थात यूएसए में भी है, और अन्नपूर्णा की पहाड़ी जो है वो नेपाल में है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 7वें नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है, जापान के योकोहामा शहर में वर्ष 1994 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों का सम्मेलन जिस संदर्भ में किया गया है वह है दोस्तों, वह है प्राकृतिक आपदा नियंत्रण से संबंधित। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जलवायु परिवर्तन से संबंधित 1972 ईस्वी में स्वीडन के शहर स्टॉकहोम में संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ था। कियोटो सम्मेलन का आयोजन जापान के कियोटो शहर में भूमंडलीय तापमान के संबंध में हुआ था। दोस्तों उसके बाद में बात करें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो कि कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में आयोजित हुआ था। ओजोन संरक्षण के संबंध में ये सम्मेलन था। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और 8वें नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि कह रहा है, भारतवर्ष का नूनमती तेल शोधक कारखाना स्थित है। दोस्तों भारतवर्ष का जो नूनमती तेल शोधक कारखाना है वह स्थित है दोस्तों असम राज्य में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद कुछ और भी तेल शोधक कारखाने की बात करें तो दोस्तों उसमें है तातीपाका जो कि आंध्र प्रदेश में अवस्थित है, और जामनगर और कोयली जो कि गुजरात में है, जबकि बरौनी तेल शोधक कारखाना की बात करें तो वो बिहार में है, और कोची जो है वो केरल में है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 9वें नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है, गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर हुमायूंनामा लिखा था? दोस्तों हुमायूंनामा जो है वो गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई है, और वो अकबर के कहने पर ही लिखी थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों गुलबदन बेगम की बात करें तो ये मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर की बेटी हुआ करती थी, और उन्होंने अपने सौतेले भाई हुमायूं का जीवन चित्रण करने के लिए ही हुमायूंनामा को लिखा था अकबर के कहने पर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 10 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है, सीरी शहर और सीरी का दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों सीरी शहर और सीरी का दुर्ग का निर्माण करवाने वाले थे अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, तो खिलजी वंश का इस संस्थापक हुआ करते थे अलाउद्दीन खिलजी, और इन्होंने ही सीरी का महल, अलाई का दरवाज़ा जिसको कि कुश्क-ए-शिकार कहा जाता था, उसके बाद में हजार खंभा महल आदि का निर्माण इन्होंने ही करवाया था। इस तरीके से अगले प्रश्न को देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है, अकबर के 1567 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहां का शासक था। दोस्तों इसके लिए हम लोग इसके ऑप्शन को देखते हैं। प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ते हैं। अकबर के 1567 ईस्वी के चित्तौड़ आक्रमण के समय वहां का शासक था। दोस्तों उस समय चित्तौड़ का शासक हुआ करता था उदय सिंह। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों उदय सिंह द्वितीय के बारे में, तो इसका शासनकाल हुआ करता था 1540 से लेकर के 1572 ईस्वी में, और ये मेवाड़ के राजा महाराजा थे। दोस्तों इनकी राजधानी जो है वो चित्तौड़गढ़ थी, और वे राणा संगा के चौथे पुत्र थे। दोस्तों विख्यात शासक महाराणा प्रताप सिंह इनके पुत्र हुए थे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 12वें नंबर प्रश्न को जो कि कह रहा है, शेर शाह का मकबरा स्थित है। दोस्तों शेर शाह का मकबरा जो है वो सासाराम में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों शेर शाह के जीवन काल से कुछ बात करें तो शेर शाह ने अपने जीवन काल में ही मकबरे का काम शुरू करवा दिया था। प्रसिद्ध इतिहासकार कानूनगो के अनुसार शेर शाह का मकबरा को देखकर ऐसा लगता है कि वह अंदर से हिंदू और बाहर से मुस्लिम हुआ करते थे। इस तरीके से अगले प्रश्न को देखते हैं। 13वें नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है, कथा सरित सागर के लेखक कौन है? दोस्तों कथा सरित सागर के लेखक की बात करें तो वे हुआ करते हैं सोमदेव। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कथा सरित सागर की बात करें दोस्तों ये एक पुस्तक है जो कि सोमदेव के द्वारा रचित है। और वहीं बात करें मुद्रा राक्षस के बारे में, दोस्तों मुद्रा राक्षस जो है वो विशाख दत्त के द्वारा रचित पुस्तक है, जबकि कल्हण के द्वारा रजत रंजनी नामक पुस्तक लिखी गई थी। रजत रंजनी का मतलब होता है 8 तरंग, जिसका संबंध जम्मू कश्मीर से था, कश्मीर के इतिहास से था। उसके बाद में दोस्तों कात्यायन की बात करें तो गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं
14वें नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ व खगोल शास्त्री कौन था। दोस्तों गुप्त काल के प्रथम गणितज्ञ और खगोल शास्त्री की बात करें तो वे हुआ करते थे आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आर्यभट्ट जो है वो प्राचीन भारत के महान गणितज्ञ और ज्योतिष माने जाते थे। उन्होंने आर्यभट्टीय नामक ग्रंथ की भी रचना की थी, अर्थात आर्यभट्टीय नामक जो ग्रंथ है वो आर्यभट्ट के द्वारा ही लिखी गई थी और इसी में इन्होंने अपना जन्म स्थान कुसुमपुर, जो कि वर्तमान में बिहार राज्य के पटना शहर में स्थित है, और जन्म काल जो है वो शक संवत के अनुसार 398 लिखा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस तरीके से 15 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जैनों के 23वें तीर्थंकर हुए थे। दोस्तों जैनों के 23वें तीर्थंकर की बात करें तो वे हुआ करते थे दोस्तों पार्श्वनाथ। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात जैन धर्म के अनुसार जैनों के 23वें तीर्थंकर हुआ करते थे पार्श्वनाथ। दोस्तों पार्श्वनाथ के संदर्भ में कुछ बात करें तो ये जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर हुआ करते थे और इनके जन्म की बात करें तो आज से लगभग 3000 वर्ष पूर्व वाराणसी में हुआ था इनका जन्म, और ये वाराणसी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र हुआ करते थे। इस तरीके से आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 16वें नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा व पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया। इसका सही आंसर होगा दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों महर्षि दयानंद सरस्वती के बारे में तो ये आधुनिक भारत के महान चिंतक और देशभक्त हुआ करते थे। इनके बचपन का नाम दोस्तों हुआ करता था मूलशंकर, और कलकत्ता में केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से वे संस्कृत को छोड़ करके हिंदी में व्याख्यान देना शुरू किया था। इनके पश्चात उन्होंने हिंदी भाषा की राष्ट्रभाषा के रूप में भी स्वीकार किया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसके बाद 17 नंबर प्रश्न जो है वो कह रहा है अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। दोस्तों अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष की बात करें तो वे हुआ करती थे दोस्तों सरोजनी नायडू। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों सरोजनी नायडू के जन्म की बात करें तो सरोजनी नायडू का जन्म जो है वो भारत के हैदराबाद नगर में हुआ था और अपनी लोकप्रियता और प्रतिभा के कारण ही वे 1925 ईस्वी में कानपुर में दोस्तों हुए कांग्रेस अधिवेशन की ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष के रूप में अध्यक्ष बनी थी। इस तरीके से अगले प्रश्न को देखते हैं 18वें नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि क्यों लौटा दी। दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी क्योंकि इसका कारण हुआ करता था जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात जब जालियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था उसके बाद ही इसी घटना से आहत होकर के रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी। दोस्तों बात करें जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में तो ये जो कांड है दोस्तों वो भारत के पंजाब प्रांत के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निकट जालियांवाला बाग में ही 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था और इस कांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने ही अपनी सर की उपाधि नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को 19 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है 1937 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बने थे। दोस्तों बात करें हम लोग 1937 ईस्वी में तो कांग्रेस मंत्रिमंडल जो है वो कुल मिलाकर के 8 प्रांतों में बना हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बात करें 1937 के बारे में तो 1937 ईस्वी के चुनाव में कांग्रेस ने 5 राज्यों में पूर्ण बहुमत में सरकार बनाई थी, जबकि 3 अन्य राज्यों में सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी जहां गठबंधन की सरकार बनी थी। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और 20वें नंबर प्रश्न को देखें, जो कि कह रहा है भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। दोस्तों भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की बात करें तो वो हुई थी 1906 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में आगा खां और सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में ढाका में की गई थी। वर्ष 1907 ईस्वी में इसका वार्षिक अधिवेशन कराची में हुआ था तथा वर्ष 1908 ईस्वी में अमृतसर में हुआ था। 1908 ईस्वी में लंदन में इसकी एक शाखा सैयद अमीर अली ने भी स्थापित कर दी थी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 21 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन हुआ करते थे। दोस्तों प्रार्थना समाज के संस्थापक की बात करें तो वे थे दोस्तों महादेव गोविंद रानाडे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं बात करें दोस्तों महादेव गोविंद रानाडे के बारे में तो ये प्रार्थना समाज के संस्थापक माने जाते थे, जो कि इनका मूल रूप जो है वो आत्माराम पांडुरंगा हुआ करता था और ये मुंबई में 31 मार्च
1867 ईस्वी को ही किए थे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 22 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है, गांधी जी की दांडी यात्रा का प्रारंभ किस तारीख और किस वर्ष को हुआ था। दोस्तों महात्मा गांधी जी के द्वारा जो दांडी यात्रा का शुभारंभ किया गया था वो किया गया था दोस्तों 12 फरवरी 1922 ईस्वी को, सॉरी दोस्तों 12 मार्च 1930 ईस्वी को किया गया था। यहाँ पे एक बार फिर से हम लोग सुधार करेंगे, इसका सही आंसर हो जाएगा 12 मार्च 1930 ईस्वी, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये दांडी मार्च जो है वो जिसे नमक मार्च या दांडी सत्याग्रह भी कहा जाता है, यह एक ऐतिहासिक यात्रा हुआ करता था जो कि 12 मार्च 1930 ईस्वी को ही गांधी जी ने अपने 78 लोगों के साथ अहमदाबाद में साबरमती आश्रम से समुद्र तटीय गांव दांडी तक किया था और वहां पर दोस्तों 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को पहुंच करके नमक कानून को भी तोड़ा था। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 23वें नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। दोस्तों बात करें वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य की, तो वो हुआ करता था दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 24 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वित्तीयन किसके द्वारा किया जाता है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वित्तीयन जो है वो किया जाता है सदस्य देशों के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सदस्य देशों के द्वारा। बात करें दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसे कि IMF भी कहा जाता है, वो एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो सदस्य देशों को आर्थिक तथा तकनीकी सहायता प्रदान करती है और इसका मुख्यालय अर्थात अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के मुख्यालय की बात करें तो वो वाशिंगटन DC USA में है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है, बेरोजगारी व मुद्रास्फीति की संयुक्त घटक कहलाती है। दोस्तों बेरोजगारी और मुद्रास्फीति की संयुक्त घटक की बात करें तो वो कहलाती है दोस्तों स्टैगफ्लेशन, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्टैगफ्लेशन। दोस्तों स्टैगफ्लेशन की बात करें तो वो किसी भी देश के लिए आर्थिक रूप से एक मुश्किल स्थिति होती है क्योंकि इस समय दोनों ही मुद्रास्फीति और आर्थिक अस्थिरता की समस्या एक साथ उत्पन्न हो जाती है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 26वें नंबर प्रश्न को जो कि कह रहा है, बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाएगा यदि, दोस्तों बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाएगा यदि CRR कम कर दी जाए, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों CRR कम कर दिए जाने के बारे में तो बैंक दर जो है वह दर है जिस पर केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को प्रथम श्रेणी की प्रतिभूतियों पर कर्ज प्रदान करता है। यदि CRR अर्थात कैश रिजर्व रेशियो कम कर दिया जाए तो बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाएगा और वाणिज्यिक बैंकों द्वारा रिजर्व बैंक से लिए गए कर्ज की दर जो है उसको रेपो रेट कहते हैं, जबकि इसके विपरीत रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों से धरोहर राशि पर लगाए गए ब्याज दर को रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 27 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है, निम्न सार्वजनिक उपक्रम में से कौन सा महारत्न नहीं है। दोस्तों निम्न सार्वजनिक उपक्रमों में से कौन सा महारत्न नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों BSNL, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा BSNL। बात करें दोस्तों तो वर्तमान में भारत में कुल मिलाकर के 10 महारत्न कंपनियां हैं जो कि इस प्रकार से हैं दोस्तों। 10 महारत्न कंपनियों के नाम को देखें तो उसमें है राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम अर्थात NTPC, उसके बाद में तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम जिसको कि ONGC भी कहा जाता है, और भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड अर्थात SAIL, उसके बाद में भारतीय तेल निगम अर्थात IOC। इसके बाद देखें दोस्तों अगला जो है वो है कोल इंडिया लिमिटेड अर्थात CIL, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड BHEL, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जिसे कि GAIL भी कहा जाता है, और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL, पावर एंड ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड जिसे कि HPCL भी कहा जाता है। ये सब मिलाकर के भारत के 10 महारत्न कंपनियां हुआ करती हैं। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 28वें नंबर प्रश्न को जो कि कह रहा है, निम्न में से बहुआयामी गरीब सूचकांक के संबंध में गलत है। दोस्तों निम्न में से बहुआयामी गरीब सूचकांक के संबंध में गलत कथन की बात करें तो वह है दोस्तों
प्रत्येक प्रचालन को समान भार दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को, जो कि 29 नंबर प्रश्न के रूप में है और प्रश्न कह रहा है भारतीय नियोजन के वास्तुकार कौन थे। दोस्तों भारतीय नियोजन के वास्तुकार की बात करें तो वे हुआ करते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बात करें आर्थिक नियोजन का सैद्धांतिक प्रयास, तो आर्थिक नियोजन का सैद्धांतिक प्रयास जो है वह स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व ही आरंभ हो गया था। वर्ष 1934 ईस्वी में एम विश्वेश्वरैया ने भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था नामक पुस्तक की रचना की थी। सन 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया था, जिसका अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 30 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है निम्न में से उनकी पहचान करें जो रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। दोस्तों रिजर्व बैंक की कार्य नहीं है, इसके बारे में बात करें तो वो है दोस्तों जनता से प्राप्त जमाओं पर ब्याज देना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात जनता से प्राप्त जमाओं पर ब्याज देना जो है वो रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है। यह भारत के सभी बैंकों का संचालन भी करता है। रिजर्व बैंक भारत की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है और इसकी स्थापना की बात करें तो 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुई थी और इसका मुख्यालय जो है वो मुंबई में है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है तिलहन के उत्पादन में वृद्धि का कारण निम्नलिखित में से क्या है। दोस्तों तिलहन के उत्पादन की बात करें तो वो संबंधित है पीली क्रांति से। अर्थात तिलहन उत्पादन जो है वो पीली क्रांति से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं बात करें दोस्तों श्वेत क्रांति के बारे में तो श्वेत क्रांति जो है वो दूध उत्पादन से संबंधित है, जबकि नीली क्रांति का संबंध है मछली उत्पादन से। वहीं बात करें भूरी क्रांति की तो भूरी क्रांति का संबंध है दोस्तों उर्वरक उत्पादन से, उर्वरक से संबंध है इसका। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 32 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। दोस्तों शिशु मृत्यु दर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल राज्य। अर्थात भारत के केरल राज्य में ही शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे कम शिशु मृत्यु दर वाला राज्य की बात करें तो वो गोवा है, जहां पर शिशु मृत्यु दर केवल 8 प्रति हजार है, जबकि सबसे अधिक शिशु मृत्यु दर की बात करें तो वो मध्य प्रदेश में है अर्थात 47 प्रति हजार, जबकि सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले राज्य की बात करें तो वो अरुणाचल प्रदेश है, जबकि न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। इसके बाद 33 नंबर प्रश्न कह रहा है विश्व व्यापार संगठन अर्थात WTO का मुख्यालय कहाँ है। दोस्तों विश्व व्यापार संगठन के मुख्यालय की बात करें तो वो है दोस्तों जिनेवा में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय जिनेवा में है। दोस्तों इसकी स्थापना की बात करें तो वो 1995 ईस्वी में की गई थी और जिनेवा को ही इसका मुख्यालय बनाया गया था। दोस्तों विश्व व्यापार संगठन का जो प्रथम मंत्री स्तरीय सम्मेलन जो है वो सिंगापुर में 1996 ईस्वी में हुआ था और WTO अर्थात विश्व व्यापार संगठन के सदस्य की बात करें तो 164 सदस्य हैं और 164वां सदस्य जो है वो अफगानिस्तान है। दोस्तों इस संगठन की स्थापना जो है वो गैट नामक संगठन अर्थात GATT नामक संगठन के स्थान पर ही किया गया था। इस तरीके से अगले प्रश्न को देखते हैं 34 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है दिए गए चित्र में त्रिभुजों की कुल संख्या ज्ञात करना है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं दोस्तों इसके चित्र को। इस प्रकार से दोस्तों ये जो चित्र दिया हुआ है इस चित्र में त्रिभुज की कुल संख्या को बताना है कि इसमें कुल मिलाकर कितने त्रिभुज हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात इसमें कुल मिलाकर के 28 त्रिभुज हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 35 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है भारतीय संविधान में प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था। संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के किस भाग में इसका समावेश किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी अर्थात भाग 4A में। दोस्तों बात करें तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर ही संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी के द्वारा मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ दिया गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 36 नंबर प्रश्न को जो कि कह रहा है राजा पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है। उक्त कथन किस विचारक का है। दोस्तों एक विचारक हुआ करते थे जिनका नाम था
हेगेल, और इन्हीं के कथन हुआ करता था कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर के अवतार हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिक हेगेल, जो कि जर्मनी के एक महान दार्शनिक हुआ करते थे, वे कई वर्षों तक बर्लिन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर भी हुआ करते थे। इस तरीके से आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 37 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। दोस्तों संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव की बात करें तो वो प्रस्तुत किया गया था 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों संविधान सभा की प्रथम बैठक जो है वह सोमवार 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी और 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव सभा में प्रस्तुत किया था। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं 38 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा किस वर्ष की गई थी। दोस्तों स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा की गई थी 1929 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों दिसंबर 1929 ईस्वी में कांग्रेस की लाहौर अधिवेशन के बारे में, तो उसी में पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को पारित किया गया था और 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को लाहौर में रावी नदी के तट पर ही तिरंगा फहराया गया तथा 26 जनवरी 1930 ईस्वी को पूर्ण स्वाधीनता दिवस संपूर्ण भारत में मनाने जाने का निश्चय किया गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 39 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो वे सच्चिदानंद सिन्हा जी हुआ करते थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों संविधान सभा के प्रथम एवं अस्थायी अध्यक्ष बिहार के सच्चिदानंद सिन्हा थे, अर्थात सच्चिदानंद सिन्हा का संबंध जो है वो बिहार प्रांत या बिहार राज्य से था, परंतु अस्थायी अध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 40 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है किस भारतीय शासन अधिनियम के द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ हुआ था। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1909। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा 1909। दोस्तों भारत परिषद अधिनियम 1909 को मार्लो मिंटो सुधार भी कहा जाता है। इस समय मार्ले भारत सचिव एवं मिंटो लॉर्ड मिंटो जो हैं वो वायसराय हुआ करते थे। इसी अधिनियम के तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन का प्रावधान भी किया गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 41 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से क्या भारत का नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है, अर्थात भारत के नागरिक बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अर्हता आवश्यक नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अधिगृहित संपत्ति, अर्थात अधिगृहित संपत्ति जो है वो आवश्यक नहीं है भारत के नागरिक बनने के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधी प्रावधान के बारे में, तो वो संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक में वर्णित किया गया है। दोस्तों भारत में एकल नागरिकता है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 42 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है। दोस्तों लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो अपना त्याग पत्र जो है वो देता है दोस्तों उपाध्यक्ष को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात वो अपना त्याग पत्र जो है वो उपाध्यक्ष को ही संबोधित करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। लोकसभा का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का प्रावधान जो है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 में किया गया है। अध्यक्ष जो है वो उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष जो है वो अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देता है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 43 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पंजाब राज्य। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, अर्थात भारत के पंजाब राज्य में ही द्विसदनीय व्यवस्थापिका नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। बात करें दोस्तों तो वर्तमान में केवल 6 राज्यों में ही द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है, जिसमें कि उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 44 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध हैं। दोस्तों भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है जो मूल अधिकार है उसके बारे में बात करें तो वो है दोस्तों अनुच्छेद 15, 16, 19 और 29, अर्थात अनुच्छेद 15, 16, 19 और 29 जो है वो केवल भारतीय नागरिकों ही उपलब्ध है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बात करें भारतीय संविधान के भाग 3 में, तो भारतीय संविधान के भाग
भारतीय संविधान के भाग 3 में ही अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक मूल अधिकार को वर्णित किया गया है, जो कि यूएसए के संविधान से लिया गया है। अर्थात प्रश्न यदि ये पूछे कि भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार का वर्णन किया गया है वो किसके संविधान से लिया गया है या उसका स्रोत क्या है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों यूएसए के संविधान उसका स्रोत है या यूएसए के संविधान से ही लिया गया है, जो कि अनुच्छेद 15, 16, 19 और 29 केवल भारतीय नागरिकों को ही उपलब्ध करवाया गया है। संवैधानिक उपचार का अधिकार को भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 45 नंबर प्रश्न कह रहा है सत्य कथन को चुनना है। दोस्तों यहाँ पे 4 कथन दिया हुआ है और इन 4 कथनों में से सही कथन को चुनना है। दोस्तों इन ऑप्शंस के अनुसार सही कथन जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्य मनोनीत करते हैं। ये कथन बिल्कुल सत्य है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों जब राष्ट्रपति को यह लगे कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों का समुचित प्रतिनिधित्व नहीं है, तब वह उस समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 46 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है सत्य कथन को चुनिए। दोस्तों सत्य कथन को चुनिए अर्थात नीचे जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ये कथन बिल्कुल सत्य है। दोस्तों बात करें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के बारे में, तो उसी में वित्त आयोग के गठन का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है, जिसमें 1 अध्यक्ष एवं 4 अन्य सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। अतः वित्त आयोग जो है वो एक संवैधानिक निकाय है। नीति आयोग न तो संवैधानिक निकाय है और ना ही संवैधानिक निकाय है या संविधिक निकाय है। दोस्तों नीति आयोग का जो है वो पूर्ववर्ती नाम योजना आयोग हुआ करता था, अर्थात नीति आयोग के इसके पहले का जो नाम था वो योजना आयोग हुआ करता था और उसे सुधार करके अब नीति आयोग कर दिया गया है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 47 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है राज्यसभा में गणपूर्ति हेतु कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है। दोस्तों राज्यसभा में गणपूर्ति हेतु 25 सदस्यों की आवश्यकता होती है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 100 का खंड 3 के अनुसार संसद के प्रत्येक सदन का अधिवेशन गठित करने के लिए गणपूर्ति सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग होगी। अतः राज्यसभा की गणपूर्ति संख्या 245 का 10वां भाग 25 होगा। लोकसभा की गणपूर्ति सदस्य की बात करें तो दोस्तों लोकसभा की गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग अर्थात 55 सदस्य होता है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 48 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कारक अभिक्रिया दर पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों एंथैल्पी में परिवर्तन, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसके अगले प्रश्न को देखते हैं। 49 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है कार्बन नैनो ट्यूब निम्न में से किस संरचनात्मक परिवार का सदस्य है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों फ्लोरीन्स का, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों बकमिंस्टर फ्लोरीन जो कि कार्बन का एक अपरूप है और इसका सूत्र हुआ करता है C16 अर्थात C60 होता है इसका सूत्र। दोस्तों 20 षटभुजों तथा 12 पंचभुजों से निर्मित इस यौगिक की संरचना में कार्बन परमाणु बहुफलकीय संरचना से आबद्ध होते हैं। दोस्तों ग्रेफाइट एवं हीरा जो है वो दोनों ही कार्बन के अपरूप हैं और ग्रेफाइट विद्युत का चालक है जबकि हीरा जो है वो कुचालक है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 50 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है कॉपर के किस मिश्रण में Zn नहीं होता, अर्थात कॉपर के किस मिश्रण में मिश्र धातु में Zn अर्थात जिंक नहीं होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बेल धातु, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों इसके अलावा भी कुछ मिश्र धातु की बात करें और उसके अवयवों की बात करें तो पीतल जो है वो कॉपर और जिंक का मिश्रण है, जबकि जर्मन सिल्वर जो है वो कॉपर जिंक और निकेल का मिश्रण होता है। वहीं बात करें दोस्तों डच मेटल की तो डच मेटल जो है वो कॉपर और जिंक का मिश्रण है, जबकि गन मेटल जो है वो कॉपर जिंक और टीन ये तीनों का मिश्रण है। उसके बाद में कांसा की बात करें तो कांसा दोस्तों तांबा और टीन का मिश्रण माना जाता है, जबकि टांका जो है वो टीन और लेड का मिश्रण है। वहीं बात करें रोल्ड गोल्ड के बारे में तो रोल्ड गोल्ड जो है वो कॉपर और एल्यूमिनियम का मिश्रण है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। इसके बाद में 51 नंबर प्रश्न कह रहा है
फेफड़ों का सफ़ेद कैंसर किसके कारण होता है? दोस्तों फेफड़ों का सफ़ेद कैंसर जो है वो होता है दोस्तों, कुल मिलाकर बात की जाए तो वो होता है एस्बेस्टस के कारण। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, एस्बेस्टस। दोस्तों वायु प्रदूषक एस्बेस्टोस जो है वो धूल फेफड़ों को, सीसा उदर को, उसके बाद में दोस्तों पारा रक्त धाराओं को एवं कार्बन मोनोऑक्साइड मस्तिष्क को प्रभावित करता है। दोस्तों फेफड़ों का सफ़ेद कैंसर एस्बेस्टोस के कारण होता है और कैंसर के अध्ययन को कहा जाता है ओंकोलॉजी। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 52 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है संसद की प्राक्कलन समिति है। दोस्तों संसद की प्राक्कलन समिति की बात करें तो वो है दोस्तों अस्थाई, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। संसद की प्राक्कलन समिति जो है वो अस्थाई है। दोस्तों प्राक्कलन समिति की बात करें तो लोक लेखा समिति तथा सरकारी उपक्रम समिति अस्थाई संसदीय समिति है और प्राक्कलन समिति में लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। इसमें राज्यसभा के सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता है। प्राक्कलन समिति की सबसे बड़ी संसदीय समिति है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न 53 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है वित्त आयोग के संदर्भ में गलत कथन को चूज करना है। गलत कथन को बताना है कि कौन सा कथन वित्त आयोग के संदर्भ में गलत है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होती है। ये कथन जो है वो गलत है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों बात करें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। राष्ट्रपति वित्त आयोग द्वारा राष्ट्रपति जो है वो वित्त आयोग के द्वारा की गई सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है। दोस्तों एन.के. सिंह की अध्यक्षता में 15वें वित्त आयोग का गठन किया गया और प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है वो के.सी. नियोगी हुआ करते थे। इस तरीके से आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 54 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है ये रीजनिंग से संबंधित प्रश्न है दोस्तों। यदि ग्रेटर देन का मतलब होता है प्लस और स्मॉलर देन का मतलब होता है माइनस, प्लस का मतलब होता है भागा, तो ये नीचे समीकरण जो दिया हुआ है 13 इज ग्रेटर देन 8 इज स्मॉलर देन 6 + 2 का मान क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी अर्थात 18 इसका सही मान होगा। इसको कैलकुलेट करके देखा जाएगा। तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 55 नंबर प्रश्न कह रहा है विलुप्त संस्था को ज्ञात करें या विलुप्त संख्या को ज्ञात करें। दोस्तों यहाँ पे जो है वो कुछ संख्याएं दी हुई है और एक जगह यहाँ पर जो है वो विलुप्त संख्या है। इसमें पता लगाना है कि इस खाली स्थान पर कौन सा शब्द भरा जाएगा या कौन सा अंक भरा जाएगा। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों 51 के जो सीरीज दिया हुआ है 51 को किस प्रकार से सजाया गया है। दोस्तों 51 को हम लोग देखते हैं 7 का स्क्वायर करके +2 करेंगे तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और 2 जब जोड़ेंगे तो 51 होगा। उसके बाद में यहाँ 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 होगा और फिर 2 जोड़ेंगे तो 66 होगा। ठीक उसी प्रकार जैसे यहाँ 7 का स्क्वायर यहाँ 8 का स्क्वायर, उसी प्रकार यहाँ भी 9 का स्क्वायर होगा और +2 को ऐड करेंगे तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81 और +2 को जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 83 अर्थात 83 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर 10 का स्क्वायर किया गया है और यहाँ पर 11 का स्क्वायर किया गया है और +2 किया गया है और यहाँ पर 12 का स्क्वायर करके 2 को जोड़ दिया गया है। तो दोस्तों इस तरीके से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 83। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 56 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है अनुक्रम में गलत संख्या ज्ञात करना है। 56 नंबर प्रश्न के तहत बताना है कि एक सीरीज दिया हुआ है, एक अनुक्रम दिया गया है, इस सीरीज में कौन सा संख्या जो है वो गलत है। सबसे पहले इस सीरीज को सजाने का हम लोग प्रयास करेंगे। दोस्तों 7 के बाद 15 दिया हुआ है तो ध्यान देने योग्य बात ये है कि 7 के बाद 15 आखिर किस आधार पर आया है। तो दोस्तों जब 7 में 2 से गुना करेंगे और 1 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 15 हो जाएगा। तो 7 दूना 14 और 1 15। ठीक उसी प्रकार 15 में क्या प्रक्रिया किया गया है कि 32 आया है। तो दोस्तों जब 15 में जब हम लोग 2 से गुना करेंगे और 2 से गुना करने के बाद जब हम लोग 2 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 15 दूना 30 और 2 32। इस प्रकार से ये 32 भी सही सीरीज में है। इसके बाद यदि हम लोग देखें 32 के बाद 65 जो आया है वो किस सीरीज पे, इसी सीरीज पे आना चाहिए। अर्थात 32 में जब हम लोग 2 से गुना करेंगे 32 गुना 2 करेंगे और जब 2 को ऐड करेंगे तो क्या प्राप्त होगा तो 32 दूना 64 और 2
66 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 65 दिया हुआ है। तो इस सीरीज में 65 जो है वो गलत संख्या है, यहाँ पे 65 नहीं बल्कि 66 आना चाहिए। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 65 जो है वो इस अनुक्रम में गलत संख्या है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 67 नंबर प्रश्न को। 57 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है, यदि नवीन कहता है कि मोहन की माता मेरी माता की इकलौती पुत्र है, तब नवीन का मोहन से क्या संबंध है। दोस्तों इस मामले में नवीन का जो संबंध है वो मोहन से हो जाएगा माता का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 58 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है, रमण पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर चलता है और बाईं तरफ मुड़ता है तथा 15 किलोमीटर चलता है। पुनः वह बाईं की ओर मुड़ जाता है तथा 20 किलोमीटर चलता है। अब उसकी दिशा क्या है। दोस्तों पर्याप्त जगह न रहने की वजह से हम लोग इसको डिटेल्स में सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे। हम लोग फिलहाल एक छोटा सा आइडिया ले लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले इस प्रकार की प्रश्न को हल करने के लिए हम लोग 4 दिशाएं बना लेते हैं और प्रश्न के इंस्ट्रक्शंस को हम लोग फॉलो करते हैं। अर्थात इसको हम लोग उत्तर मानेंगे, इसको दक्षिण मानेंगे और इसको मानेंगे पूरब और इसको मान लेंगे पश्चिम। दोस्तों जब प्रश्न में कह रहा है कि पश्चिम की ओर चलता है तो हम लोग यहाँ से प्रारंभिक बिंदु समझेंगे और 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलेंगे। फिर उसके बाद बाईं की ओर मुड़ रहा है तो बाईं की ओर मुड़ने के बाद 15 किलोमीटर चलता है तो बाईं इधर पड़ेगा, अर्थात दक्षिण दिशा में 15 किलोमीटर चलेंगे। फिलहाल यहाँ पर पर्याप्त जगह नहीं है, इस वजह से हम लोग इसको डिटेल्स में सॉल्व नहीं कर पाएंगे और डायरेक्ट हम लोग देखते हैं इसके आंसर को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। आप लोग जरूर कॉपी और कलम पर ले करके इसको प्रैक्टिस करिएगा और बनाइएगा, आंसर आएगा पूर्व दिशा में। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 59 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है, निम्न विकल्पों में से एक का चयन करके श्रेणी को पूरा करिए। दोस्तों श्रेणी को पूरा करने के लिए विकल्प कौन सा उपयुक्त होगा इसका पता लगाना है। इस तरीके से सबसे पहले हम लोग इसके सीरीज को देखते हैं। दोस्तों सीरीज ए के बाद यहाँ डी अर्थात 3 की वृद्धि किया है, जी के बाद एल में जाने के लिए 5 का वृद्धि किया है और टी के बाद जेड तक जाने के लिए 6 का वृद्धि करेगा। इसी प्रकार दोस्तों इसके बाद हम लोग जेड के बाद 1 का वृद्धि करेंगे, अर्थात यू के बाद भी 1 की वृद्धि हो रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 60 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है, यदि घड़ी में दर्पण प्रतिबिंब में समय 11:40 दिखाई देता है तो घड़ी में वास्तविक समय कितना होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 12:20 हो रहा होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 61 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है, निम्न में से किस रासायनिक अभिक्रिया में नाइट्रोजन का अपचयन नहीं होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 60 नंबर प्रश्न कह रहा है, क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य निम्न में से किसकी मात्रा कम करना है। दोस्तों बात करें क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में तो क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य है दोस्तों ग्रीन हाउस गैस को कम करना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योटो प्रोटोकॉल के तहत ही ग्रीन हाउस गैस के समूह को चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाना है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 63 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है, ऊर्जा का स्तूप अर्थात पिरामिड होता है। दोस्तों ऊर्जा का स्तूप जो है वो होता है हमेशा उल्टा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों पारिस्थितिक पिरामिड जो है मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला पिरामिड जो है वो जीव संख्या का पिरामिड होता है, जिसमें कि सभी पौधे खड़ी अवस्था में केवल पेड़ परितंत्र को छोड़कर सब खड़ी अवस्था में होते हैं। इसके बाद बात करिए दूसरे प्रकार की तो दूसरा प्रकार जो है वो है जैव भार का पिरामिड, जो कि सभी सीधे खड़ी अवस्था में केवल तालाब या जल जो है वो परितंत्र को छोड़कर। इसके बाद बात करते हैं तीसरा प्रकार जो कि ऊर्जा का पिरामिड है। इसमें दोस्तों सभी सीधे खड़ी अवस्था में होते हैं। इसका कारण 10% नियम है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 64 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है, परंपरागत रूप से क्रिकेट बैट के निर्माण में किस पेड़ के काष्ठ का उपयोग होता है। दोस्तों पारंपरिक रूप से क्रिकेट का जो बैट तैयार होता है उसके बारे में बात करें तो वो बीलों के पेड़ से तैयार किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बीलों का जो लकड़ी है वो कठोर और मजबूत होता है और इस लकड़ी का काठ के राख से बारूद भी बनाया जाता है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 65 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पुष्प जो है वो निलंबो
न्यूसीफेरा है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बात करें भारत का राष्ट्रीय पशु के बारे में तो वो बाघ है, जिसको कि पैंथेरा टिसिग्रा कहा जाता है। इसके बाद में राष्ट्रीय फल की बात करें तो वो आम है, जिसको कि मैग्नीफेरा इंडिकस कहा जाता है। और राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है, जिसका वैज्ञानिक नाम है फाइकस बेंगालेंसिस। उसके बाद में राष्ट्रीय नदी की बात करें तो भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा को माना जाता है। इस तरीके से अगले प्रश्न को देखते हैं। 66 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है जीव विज्ञान के पिता कौन कहलाते हैं। दोस्तों जीव विज्ञान के पिता के बारे में बात करें तो वो कहा जाता है अरस्तु को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को ही कहा जाता है और इन्हें जंतु विज्ञान का जनक भी कहते हैं। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग लैमार्क एवं ट्रेविरेनस नामक वैज्ञानिक ने किया था। वनस्पति विज्ञान के जनक की बात करें तो वो थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 67 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है निम्न में से कौन सा एक कूट फल है। दोस्तों कूट फल की बात करें तो वो है दोस्तों डुप्र। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ड्रुप। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 68 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है कीटभक्षी पादप का उदाहरण है। दोस्तों कीटभक्षी पादप के उदाहरण की बात करें तो वो है नेपथेंज। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नेपेंथीज। नेपेंथीज जो है वो कीटभक्षी पादप का उदाहरण है। दोस्तों नेप्थीस या घटपर्णी जो कि वो मांसाहारी कीटभक्षी पौधे होते हैं जो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीटों को अपना आहार बना लेते हैं। यह पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाने में सक्षम होता है। दोस्तों घटपर्णी भारत के मेघालय राज्य के गारो खासी और जैंतिया के पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 69 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी शर्त 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट का अंग नहीं था। इसका सही आंसर को देखें दोस्तों तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात चीन से कंपनी ने चाय व्यापार को सुरक्षित रखा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बात करें 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम की तो इस अधिनियम की मुख्य विशेषता यह थी कि कंपनी से भारत के साथ एकाधिकार को छीन लिया गया, किंतु उसे चीन के साथ व्यापार एवं पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार के संबंध में 20 वर्षों के लिए एकाधिकार प्राप्त बना रहा। दोस्तों भारत के व्यापारिक अधिकार जो है वो आंशिक रूप से समाप्त कर दिया गया, लेकिन पूर्णतः नहीं किया गया। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 70 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। दोस्तों एक प्रकाश वर्ष जो है वो 9.46 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। 71 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है निम्न में से कौन सा नियम रॉकेट प्रणोदन में शामिल होता है। दोस्तों उस नियम की बात करें जो रॉकेट प्रणोदन में शामिल होता है वो नियम है दोस्तों न्यूटन के गति का तीसरा नियम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें न्यूटन के गति के तृतीय नियम के बारे में तो इसके अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। उदाहरण की बात करें तो दोस्तों इसका उदाहरण है बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगना। उसके बाद में नाव से किनारे पर कूदने पर नाव को पीछे की ओर हट जाना और रॉकेट को उड़ने में। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं न्यूटन के प्रथम नियम के बारे में तो न्यूटन के प्रथम गति नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है, जबकि न्यूटन गति के द्वितीय नियम से बल का व्यंजक अर्थात सूत्र प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। 72 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है निम्न में से कौन सा ग्रह सौरमंडल के वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बृहस्पति ग्रह। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बृहस्पति जो है वो सूर्य से 5वां ग्रह है तथा हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इस ग्रह पर सबसे अधिक उपग्रह भी पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 73 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है यदि वायुमंडल दाब पारे के 76 सेंटीमीटर सामान्य दाब से कम हो तो पानी डैश तापमान पर उबलेगा। दोस्तों यदि वायुमंडल दाब पारे के 76 सेंटीमीटर से कम हो तो पानी जो है वो 100 सेंटीमीटर सी से कम ताप पर उबलेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों बात करें वायुमंडलीय दाब के बारे में तो वायुमंडलीय दाब कम होने से पानी का क्वथनांक भी जो है वो भी कम हो जाता है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। 74 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है
सूर्य व तारों में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है? दोस्तों सूर्य व तारों में ऊर्जा की प्रमुख स्रोत की बात करें तो वो है नाभिकीय संलयन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नाभिकीय संलयन में छोटे नाभिक संयुक्त होकर के एक भारी नाभिक बनाते हैं और अत्यंत ऊर्जा भी मुक्त करते हैं, तो इस अभिक्रिया को ही नाभिकीय संलयन कहा जाता है। दोस्तों हाइड्रोजन बम सूर्य एवं तारा से प्राप्त ऊर्जा नाभिकीय संलयन से ही है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 75 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है पेय जल में निम्न में से किसकी अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों नाइट्रेट। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नाइट्रेट। दोस्तों बात करें ब्लू बेबी सिंड्रोम की तो ये रोग से बच्चों को प्रभावित होने की संभावना तब होती है जब जल में दोस्तों बात करें तो नाइट्रेट की मात्रा 10 ppm से अधिक होती है। यह नाइट्रेट हीमोग्लोबिन से क्रिया करके इसकी ऑक्सीजन परिवहन की क्षमता को कम कर देता है, जिससे श्वास क्रिया जो है वह सुचारू रूप से संपादित नहीं हो पाती है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 76 नंबर प्रश्न कह रहा है ब्रॉडलैंड रिपोर्ट जो सतत विकास के संदर्भ में है उसका शीर्षक है। दोस्तों इसका शीर्षक है आवर कॉमन फ्यूचर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 77 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व जल दिवस की बात करें तो वो मनाया जाता है 22 मार्च को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसके संदर्भ में कुछ और भी महत्वपूर्ण दिवस के बारे में बात करें तो दोस्तों 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस, जबकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। वहीं बात करें विश्व पृथ्वी दिवस तो मनाया जाता है 22 अप्रैल को और 26 नवंबर को विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है, जबकि 22 मई को जैविक विविधता दिवस मनाया जाता है और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। जबकि बात करें दोस्तों विश्व शांति दिवस के बारे में तो विश्व शांति दिवस मनाया जाता है 21 सितंबर को और 12 अगस्त को विश्व युवा दिवस मनाया जाता है, जबकि 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस मनाया जाता है। तो इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 78 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है मेघालय की गारो पहाड़ियाँ निम्न में से किस फसल के उत्पादन के लिए जानी जाती है? दोस्तों मेघालय की जो गारो पहाड़ियाँ है वहाँ पर संतरा का उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात मेघालय की जो गारो पहाड़ियाँ है वो संतरा फसल को उत्पादन के लिए जानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों पूर्वोत्तर भारत के 7 बहनों वाली राज्यों में अर्थात जिसको कि 7 सिस्टर कहा जाता है, उन्हीं राज्यों में से मेघालय जो है वो एक है। दोस्तों गारो पर्वतमाला का उच्चतम शिखर जिसको कि नोकरेक पीक कहा जाता है तथा यह जो है पर्वत वो संतरा के फसल के उत्पादन के लिए जाना जाता है। मेघालय राज्य की राजधानी जो वो शिलोंग है और शिलोंग को ब्रिटिश राज्य के समय तात्कालिक ब्रिटिश शाही अधिकारियों के द्वारा इसे पूर्व का स्कॉटलैंड की संज्ञा दी गई थी। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 79 नंबर प्रश्न को जो कि कह रहा है भारत में वन नीति अर्थात 1952 ईस्वी का वन नीति का संशोधन कब किया गया? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1988 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1952 ईस्वी में पहली बार राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा की गई थी। वन नीति 1952 ईस्वी को वर्ष 1988 ईस्वी में संशोधित किया गया और इस नीति का मुख्य आधार वनों की सुरक्षा, संरक्षण और विकास है। दोस्तों भारत में वनों एवं वृक्षों से आच्छादित कुल क्षेत्रफल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.56% है। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य की बात करें तो वो मध्य प्रदेश है तथा सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले राज्य की बात करें तो वो मिजोरम है। इस तरीके से 80 नंबर प्रश्न जो है वो कह रहा है नेफा अर्थात NEFA है। दोस्तों नेफा जो है वो है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। बात करें दोस्तों नेफा के बारे में अर्थात NEFA जिसको कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी भी कहा जाता है, वो ब्रिटिश राज्यकाल का और स्वतंत्र भारत में 1972 ईस्वी तक का एक प्रशासनिक विभाग हुआ करता था। 1972 ईस्वी में यह अरुणाचल प्रदेश के नाम से केंद्र शासित प्रदेश का क्षेत्र बन गया और पुनः 1987 ईस्वी में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा भी मिल गया था। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 81 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है पशुओं की रेड सिंधी नस्ल निम्न में से किस घरेलू पशु से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों गाय, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा गाय।
दोस्तों बात करें रेड सिंधी, तो रेड सिंधी के अलावा प्रमुख गाय के नस्ल की बात करें तो वो है साहिवाल, गिर, राठी, उसके बाद में दोस्तों थारपरकर, उसके बाद में देवनी। ये सब जो है वो गाय के नस्ल हैं। गिर गाय को भारत की सबसे ज़्यादा दुधारू गाय माना जाता है। और बकरी की प्रमुख नस्ल की बात करें तो वो है दोस्तों जमनापारी। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 82 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है भारत का दक्षिणतम बिंदु है। दोस्तों भारत के दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो वो है इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों भारत के सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु जिसको कि इंदिरा पॉइंट कहा जाता है वो ग्रेट निकोबार एवं बड़ा निकोबार द्वीप में है। एवं भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो वो कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। दोस्तों दूरस्थ उत्तरी बिंदु जिसको कि इंदिरा कोल कहते हैं वो लद्दाख में है। और सुदूरस्थ पश्चिमी गौर माता जो कि गुहार मोती के नाम से भी जाना जाता है वो गुजरात में है। जबकि दूरस्थ पूर्वी की बात करें तो वो है दोस्तों पूर्वी बिंदु है किबिचू जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इस तरीके से आगे बढ़ेंगे और देखते रहे हैं हम लोग 83 नंबर प्रश्न को जो कि कह रहा है लोनावला जल विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है। दोस्तों लोनावला जल विद्युत संयंत्र की बात करें तो वो स्थित है महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा भी कुछ और जल विद्युत संयंत्र है और उससे संबंधित राज्य की बात करें तो इडुक्की या सबरीगिरी जो जल विद्युत संयंत्र है वो केरल राज्य में है। और श्रीशैलम जो जल विद्युत संयंत्र है वो आंध्र प्रदेश तेलंगाना में है। दोस्तों शिव समुद्र जल विद्युत संयंत्र कर्नाटक में है। जबकि कोयना जल विद्युत संयंत्र महाराष्ट्र में है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 84 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई। दोस्तों भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की बात करें तो वो की गई थी दोस्तों 1948 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों भारत सरकार का परमाणु ऊर्जा आयोग परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण शासी निकाय है। दोस्तों इसका प्रभार सीधे प्रधानमंत्री के पास होता है और इसकी स्थापना 1 मार्च 1948 ईस्वी को की गई थी और इसका मुख्यालय जो है वो मुंबई में है। इस तरीके से आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हम लोग 85 नंबर प्रश्न को जो कि कह रहा है नामदफा बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। दोस्तों नामदफा बाघ अभ्यारण्य जो है वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। बात करें दोस्तों कैलाश श्रृंखला जो कि इसके नेतृत्व में प्रथम बार इंदिरा गांधी ने प्रोजेक्ट टाइगर 1973 ईस्वी में नामक कार्यक्रम को प्रारंभ किया था। नामदफा जो कि अरुणाचल प्रदेश में है वो विश्व के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बाघ रिजर्व है। दोस्तों भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व की बात करें तो वो नागार्जुन सागर श्रीशैलम जो कि आंध्र प्रदेश में है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा बाघ रिजर्व जो है वो है दोस्तों पेंच जो कि महाराष्ट्र में है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 86 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है दक्षिणी भारत की सर्वोच्च चोटी है। दोस्तों दक्षिणी भारत की सर्वोच्च चोटी की बात करें तो वो है अनाईमुड़ी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी की बात करें दोस्तों तो ये भारत में पश्चिमी घाट की पर्वतमाला का एक पर्वत है। दोस्तों नीलगिरी पर्वत श्रृंखला में ही अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला भी स्थित है जिसकी सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है। अर्थात अनाईमुड़ी जो है वो अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। दोस्तों अनाईमुड़ी शिखर जो है वो केरल के प्रसिद्ध दोस्तों इरविकुलम राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। इस तरीके से आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को जो कि मैथ से संबंधित है रीजनिंग से संबंधित है। इसके प्रश्न को पढ़ें जो कि कह रहा है एक वर्गाकार कागज के टुकड़ा को निम्न तरह से मोड़ा गया है और दिए गए चित्र के अनुसार इसे काटा गया है। कागज के टुकड़ा को खोलने के बाद कैसा दिखाई देगा, सही विकल्प का चयन करना है। हम लोग देखते हैं इसके प्रश्न आकृति को देख लेने के बाद अब हम लोग देखेंगे इसके उत्तराकृति को। इस तरीके से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात उसको मोड़ के काटने के बाद यही वाली आकृति मिलेगी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 88 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है दिए गए चित्रों में से कौन एथलीट एशियन और इंडियन शब्द में सही संबंध को दर्शाता है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात
सॉरी दोस्तों, थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई यहाँ पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात ये वाला जो आलेख है, ये वाला जो डायग्राम है वो दर्शाता है एथलीट, एशियन और इंडियन को। अर्थात इसके जो अंदर वाला डायग्राम है वो एशियन को दर्शाता है, इंडियन को दर्शाता है, और इसके बाहर वाला जो है वो एशियन को दर्शाता है, जबकि ये बाहर में जो है वो दर्शाता है दोस्तों एथलीट को। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 89 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है एक आदमी 2 तथा 7 अंकों के बिना 50 से 99 तक की सभी संख्याओं को लिखता है, तो कितनी संख्याएं लिखी जाएगी। अर्थात 50 से लेकर के वो 99 तक की संख्या लिखता है, और इसके बीच में जितने भी संख्या लिखी जाएंगी उसमें 2 और 7 का प्रयोग नहीं करना है। तो इस तरीके से कितने संख्याओं को लिखा जाएगा बिना 2 और 7 का प्रयोग किए हुए। तो इस प्रकार से लिखी हुई संख्या का कुल संख्या हो जाएगा दोस्तों 32, अर्थात बिना 2 और 7 का प्रयोग किए हुए 32 संख्याओं को लिखा जा सकता है, जो कि 50 और 99 के बीच में होगी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 90 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है यदि m 13 के बराबर हो और पेन 35 के बराबर हो तो होटल के लिए क्या होगा। दोस्तों होटल के लिए जो है वो हो जाएगा दोस्तों 60। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आप लोग इसको लिख लीजिएगा कागज़ और कलम पर। यहाँ पे पर्याप्त जगह न होने की वजह से हम लोग इसको केवल आंसर को देखते हुए चलेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 91 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है निम्न श्रेणी में दाईं ओर से 8वें के दाईं ओर चौथा अवयव कौन सा होगा। दोस्तों दाहिनी तरफ से देखना है, दाहिनी ओर से 8वें को देखना है, और फिर दाईं ओर से चौथे अवयव कौन सा होगा ये पता करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अर्थात ए को होगा। आगे बढ़ते हैं 92 नंबर प्रश्न को देखें, जो कि कह रहा है किसी लीप वर्ष के लिए निम्नलिखित महीनों में से किसका समान कैलेंडर नहीं होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अर्थात मार्च और सितंबर महीना। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 93 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है पाचन तंत्र का कौन सा भाग HCl स्रावित करता है। दोस्तों पाचन तंत्र का उस भाग की क्या नाम है जो कि HCl स्रावित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अमाशय, अर्थात पाचन तंत्र का अमाशय जो है वो HCl स्रावित करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अमाशय के ऑक्सिंटिक्स कोशिकाओं से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अर्थात HCl निकलता है दोस्तों, जो कि भोजन के साथ जो आए हुए जीवाणु होते हैं उनको नष्ट कर देता है तथा एंजाइम को क्रिया को तीव्र कर देता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के माध्यम को अम्लीय बना देता है, जिससे कि लार की टाइलिन की क्रिया समाप्त हो जाती है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 94 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है चित्र में दर्शाए अनुसार किसी अर्धवृत्त का व्यास AB है। दोस्तों ये अर्धवृत्त का व्यास जो है वो AB है यदि AQ बराबर 2AP, अर्थात AQ ये बराबर है 2AP, अर्थात ये AP जो है इसके 2 गुने के बराबर है AQ। तो सही विकल्प कौन सा होगा। इसके विकल्प को देखें तो दोस्तों इसका विकल्प जो है वो कह रहा है इन चारों विकल्पों में से इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प नंबर सी, अर्थात एंगल APB बराबर हो जाएगा एंगल AQB के। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और 95 नंबर प्रश्न को देखें। 95 नंबर प्रश्न कह रहा है एक वृत्त की परिधि 880 मीटर है तो वृत्त का व्यास कितना होगा। दोस्तों यहाँ पर वृत्त की परिधि की बात करें तो 2πr, अर्थात 2πr दिया हुआ है 880 मीटर। तो 880 मीटर दिया हुआ है 2πr, तो यहाँ से हम लोगों को व्यास निकालना है, अर्थात d निकालना है। d निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग r निकालेंगे और r को ही जब डबल कर देंगे तो d निकल जाएगा, अर्थात d होता है व्यास और r होता है त्रिज्या। जब r को 2 गुना किया जाता है तो व्यास की प्राप्ति होती है, और व्यास को जब 2 से भाग दिया जाता है तो r की प्राप्ति होती है, अर्थात त्रिज्या की प्राप्ति होती है। तो इस तरीके से यहाँ पर तो पर्याप्त जगह नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ा सा इसको शॉर्ट में समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले प्रश्न में दिया हुआ है दोस्तों, प्रश्न में दिया हुआ है कि वृत्त की परिधि अर्थात 2πr दिया हुआ है 880 मीटर, 880 मीटर दिया हुआ है। यहाँ से हम लोग आगे एक स्टेप निकलेंगे तो
पाई का मान यहाँ पुटअप करेंगे 22/7 और आर का मान ज्यों का त्यों रहने देंगे आर, और ये बराबर है 880 मीटर के। दोस्तों यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 22 में और 2 से जब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 22 दूना 44 हो जाएगा, 44 r/7 ये बराबर हो जाएगा 880 मीटर के बराबर की। फिर इस तरह हम लोग यदि इसको काटेंगे तो काटने के बाद दोस्तों आर का मान जो है वो आर का वैल्यू हो जाता है दोस्तों, कुल मिलाकर बात करें काटने छाँटने के बाद तो आर का मान आ जाता है आपको 140 सेंटीमीटर या 140 मीटर। दोस्तों आर का मान जब आता है 140 मीटर तो हम लोगों को क्या करना है, डी ज्ञात करना है। और हम लोग जानते हैं कि जब डी आर में जब 2 से गुना करते हैं तो डी की प्राप्ति होती है। तो 140 में हम लोग क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे तो कुल मिलाकर हम लोगों का आंसर जो है वो हो जाएगा 280 मीटर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात 280 मीटर। 280 मीटर क्या हो जाएगा, उस वृत्त का व्यास हो जाएगा। इस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और देख रहे हैं अगले प्रश्न को। 96 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है यदि ए बी सी गुणोत्तर श्रेणी में है तब log a log b log c क्या हो जाएगा। दोस्तों ए बी सी जब गुणोत्तर श्रेणी में रहते हैं तो log a log b और log c का मान हो जाएगा समांतर श्रेणी में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 97 नंबर प्रश्न को जो कि कह रहा है यदि ए तथा बी क्रमशः असमीकाएँ 5x + 2 इज स्मॉलर देन 8x - 1 तथा 7x - 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 × x + 6 जहाँ x बिलोंग्स टू n का हल समुच्चय है। दोस्तों तब समुच्चय a इंटरसेक्शन b क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी अर्थात a इंटरसेक्शन b का मान हो जाएगा 5 6 7 8 डैश डैश। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 98 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है 98 नंबर प्रश्न यदि 2p इज डिवाइडेड बाई p² - 2p + 1 इज इक्वल टू 1/4 देन p + 1/p का मान क्या होगा। दोस्तों यदि 2p बटा p² - 2p + 1 ये बराबर होगा 1/4 का तब p + 1/p का मान क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात इसका सही आंसर हो जाएगा 10। इसका मान निकलेगा 10। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 99 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है एक खिलौना घन की सभी सतहों को लाल रंग से रंगा जाता है। दोस्तों एक खिलौना घन की सभी सतहों को लाल रंग से रंगा जाता है। इस घन को 64 छोटे समान घनों में काटा जाता है। कितने छोटे घन ऐसे हैं जिनकी किसी भी सतह पर लाल रंग नहीं है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात 8 ऐसे सतह होंगे जिन पर लाल रंग नहीं होंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 100 नंबर प्रश्न और इस सेट का आखिरी प्रश्न जो कि कह रहा है कोलाल पावर विद्युत परियोजना कहाँ है। दोस्तों कोलाल पावर विद्युत परियोजना जो है वो गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे हम लोग 7वें सेट को पूर्ण रूप से कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम लोग प्रवेश करेंगे 8वें सेट में। देखेंगे हम लोग 8वें सेट को। दोस्तों अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे एक और अच्छे सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।